आज आकाश के पिता बनवारी लाल जी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे आकाश ने कॉलेज में टॉप किया था और उसके बधाई के लिए उन्हें लगातार फ़ोन आ रहे थे। अभी वो फ़ोन पर बात कर ही रहे थे कि उनका बेटा आकाश घर में आता है और उन्होंने कहा, लो आ गए जनाब, दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा मेहरा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। अपने बेटे आकाश को आता देखकर बनवारी लाल जी ने फ़ोन रखा और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुबह से बधाई देने वालों के फ़ोन आ रहे हैं। सामने खड़ी आकाश की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित होती जा रही थी। इतने में आकाश ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। तब बनवारी लाल जी ने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं तो वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा कनाडा में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। कनाडा? ये सुनकर मानो दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जड़ हो गए। लेकिन बेटा, कनाडा में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो यहाँ भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस पर आकाश झुंझला जाता है और गुस्से से अपने माता पिता से बात करने लगता है और कहता है, इसलिए, केवल इसलिए ही मैं आपको ये बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज ये सपना हकीकत में बदलने जा रहा है, तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। आकाश की बातें सुनकर उसके माता पिता दोनों की आंखों में अजीब सा दुख उभर आता है। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। वो दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, जबकि आकाश अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात आकाश के माता पिता दोनों को चिंता के मारे नींद नहीं आई। वे दोनों आकाश के बचपन को याद करने लगते हैं। आकाश के पैदा होने से लेकर आज तक सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। आकाश की माँ कहने लगी, बचपन में तो मुझे अपनी आंखों से एक पल को भी ओझल नहीं होने देता था। अगर मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सर पर उठा लेता था और जैसे ही आप नौकरी से लौट कर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपकी टांगों से कस कर लिपट जाता था। पिताजी भी ये सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे कि वो दिन थे और एक आज का दिन है जब हमारा वही आकाश हमें छोड़कर विदेश जाने की बात कह रहा है, विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि उनके बूढ़े माता पिता का क्या होगा। औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है। ऐसे ही चिंता से घिरे वे दोनों रात भर करवटें बदल रहे थे। सुबह अपने कमरे से बाहर आए तो देखा आकाश तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछते, वो एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा। ये सब देखकर आकाश की माँ ने रुंधे स्वर में पूछा, बेटा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? तो आकाश बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई जाना होगा। मेरा दोस्त है ना मानस, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उनसे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं ये काम निपटा लूँगा। इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ मुंबई भी घूम लूँगा। आकाश की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई। पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा, एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है? पिताजी, इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी करने में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा, ज़िंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो आकाश ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी, मैं जीवन भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रहना चाहता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा डालूं और आपकी तरह छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इतना कहकर बिना नाश्ता किए वो अपना बैग उठाकर चल दिया और बनवारी लाल जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। कुछ घंटे के सफ़र तय करके जब आकाश मुंबई पहुंचा तो उसका मित्र मानस उसके इंतज़ार में वहां पहले से ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। मानस उसे कार से अपने घर ले गया। मानस का घर एक पॉश इलाके में था जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसमें वो अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। मानस ने अपने दोस्त आकाश का परिचय अपने घर वालों से करवाया। मानस ने अपने पिताजी को बताया कि आकाश विदेश जाना चाहता है, इसलिए वो पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मुंबई आया है।
मानस के पिताजी को ये बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने आकाश से कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो तो तुम्हें यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो आकाश ने कहा, अंकल जी मेरे माता पिता ने बड़े संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊँ ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूँ। चाय नाश्ता करने के उपरांत मानस उसे अपने घर में बने गेस्ट हाउस में ले गया। सामने एक कमरा बना हुआ था, वहाँ से रह रह कर कराहने की आवाज़ आ रही थी। बात करते करते मानस भी बीच बीच में उस कमरे में चला जाया करता था। जब मानस कुछ काम से घर से बाहर गया तो आकाश ने उठकर उस कमरे में झांका तो देखा वहाँ एक बूढ़े दादाजी ज़ोर ज़ोर से खांस रहे थे। आकाश उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बैठाया। थोड़ी देर बाद उनकी कमर पर हाथ फेरा और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें पीने के लिए दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर आकाश को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। आकाश ने गिलास रखकर उन्हें वापस से बिस्तर पर लिटा दिया। जहाँ एक ओर वो राहत महसूस कर रहे थे तो दूसरी ओर आकाश को प्रश्न भरी नज़र से देखते जा रहे थे। दादाजी ने इशारों में पूछना चाहा कि बेटा तुम कौन हो। आकाश ने कहा, दादाजी मैं मानस का दोस्त हूँ और यहाँ मुंबई में पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर दादाजी ने धीरे से कांपते हुए हाथ उसके सर पर रखा और उसे आशीर्वाद देने लगे। आकाश को उनकी हालत देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक आकाश उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में मानस के पिता अंदर आए और आकाश का हाल चाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी, खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन आकाश मानस के साथ पासपोर्ट बनवाने के संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर घर लौटे तो देखा कि मानस का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। मानस के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काट कर खिला रही थी और भैया उनकी टांगें दबा रहे थे। घर पहुंचते ही मानस भी उनका हाल चाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का वो अपनापन देखकर आकाश बहुत प्रभावित हुआ। वो गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही वो देखकर हैरान था कि आजकल के परिवार में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। आकाश भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादाजी और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना, बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही आकाश को उस बूढ़े दादाजी के साथ खास लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल जाया करता था। अपने दोस्त के घर आए हुए आकाश को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब आकाश सोकर उठा तो देखा कि सामने बूढ़े दादाजी के कमरे में घर के सभी सदस्यों के अलावा डॉक्टर साहब मौजूद थे। वो दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वो रह रह कर कराह रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से ही खाना नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ साफ नज़र आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने में मानस के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और आंसू भरे आंखों से उन्हें देखने लगे और कहने लगे, पिताजी नवीन को फ़ोन मिलाऊं क्या? ये वाक्य सुनते ही दादाजी की आंखें पानी से भर गई और उनके चेहरे की संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली तो उनके आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहे, लेकिन आकाश को रह रहकर मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर ये नवीन कौन है जिसका जिक्र मानस के पिताजी कर रहे थे। ये प्रश्न उसे विचारों के दलदल में ढकेल रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों? उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए। उनकी आंखों में अश्रुधाराएं बहने लगीं, परंतु फिर भी माँ उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शाम को जब मानस उससे मिलने आया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और इस सवाल का जवाब मानस से जानना चाहा तो मानस ने उसे बताया कि नवीन दादाजी का इकलौता बेटा है। ये सुन आकाश चकरा गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता से भरे स्वर में पूछा, तो अंकल इनके क्या लगते हैं? फिर मानस ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी ये हमारे लिए बहुत कुछ हैं। वो मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे।
मेरे पिताजी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फ़ीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपए भी लिए उन्हें पढ़ाया, और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर मानस के पिताजी भी कमरे में आ गए और आकाश से कहने लगे, आकाश बेटा, ये दुनिया बहुत ख़राब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही रह जाते हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है, जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। इन्हें छोड़ दिया। वो बेटा जो उन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद, बहुत वर्षों के इंतज़ार के बाद मिला था, वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसे इतना पढ़ाया कि वो कनाडा में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है। उसने तो वहाँ जाकर कनाडा की एक लड़की से शादी कर ली और वहीं पर घर बसाकर वहीं का हो गया। पैतृक मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माता पिता को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ ये सदमा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 3 वर्ष पहले ही उनका देहांत हो गया, लेकिन बूढ़े पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा कर दूँ ताकि वो अपने बेटे के पास विदेश जा सके। अपने आदरणीय पिता को अपने पैरों में देख मेरी जो हाल हुई थी मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फ़ोन लगाया। नवीन ने फ़ोन उठाया, लेकिन कहा कुछ समय के बाद मैं पिताजी को ले जाऊंगा, और वो समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में ले आया। बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं इन्हें पिताजी कहकर संबोधित करता हूँ। आकाश उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। दुनिया के निर्दयी रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंसा जा रहा था। अभी वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से कराहने की आवाज़ तेज़ होने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से मानस और उसके पिता कमरे की तरफ दौड़ते हैं। आकाश भी घबरा गया। फिर वो अपने आप को संभालते उठा और दादाजी के कमरे में गया। देखा तो दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथ में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखे जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में आ चुके थे। भैया उनके पैरों को पकड़कर सहलाने लगे और आंटी उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डालने लगी। दादाजी ने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वे इस निर्दयी दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया जाने लगा। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वे सभी लोग केवल और केवल इंसानियत के खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। मानस और उसके पूरे परिवार के साथ आज आकाश भी इस मृत बुजुर्ग के भाग पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगी। शमशान की चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपने पिता का चेहरा नजर आने लगा और चेहरा नजर आते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गए। यूं वे उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश न जाने की फरियाद कर रहे थे। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी चलचित्र की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद आकाश भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे चुका था। और इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फ़ोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुण और वेदना से सराबोर आवाज़ आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। सुनने की देर थी कि आकाश रोने लगा और कुछ न बोल पाया। उसके ठीक 2 घंटे बाद वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। उसका दोस्त मानस उसे छोड़ने आया था। आकाश ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने परिवार में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहाँ रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा। थोड़ी देर में ही ट्रेन पहुँच गई और आकाश अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे आकाश गुमसुम अपने ख्यालों में खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित कर लिया, जो तरह तरह की अटखेलियाँ कर रहा था और उसकी माँ उसे देख देख कर मन ही मन खुश हो रही थी। कभी वो बच्चा भागने लगता तो कभी उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता।
कुछ घंटे के सफ़र में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाए थे। ये सब देखकर आकाश को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब आकाश अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वो फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को जैसे उसने उतार फेंकी। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके चेहरे पर पड़ने वाली तेज़ हवाएं उसके फैसले को जैसे सराहना दे रही थी। उसके साथ ही उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब आकाश अपने घर के बाहर पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देखने लगा। जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर उसकी माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु आकाश ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता कुछ दिन में ही चिंता के कारण सूख कर लगभग आधे हो गए थे। उनकी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर आकाश का कलेजा मुंह को आ गया। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो अपनी माँ और पिताजी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माँ और पिताजी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आकाश को क्या हो गया। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से एक अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देते हैं। आकाश ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वो लेटर गीला था। आकाश को समझते देर नहीं लगी कि ये लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसके माता पिता के आंसुओं के कारण भीगा है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा मिश्रित स्वर में बोला, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग गया। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। ये परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और ज़मीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे। तो प्रिय दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।